Hello champions, welcome to Karada. This is Ashish and we are solving vectors from class 11 physics. पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर्स की थ्योरी स्टार्ट की थी, सो आगे में मैं क्या करता हूँ इस लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, वेक्टर की कुछ थ्योरी बताई थी, पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन करवाया था. आज भी मैं क्या करूंगा, आपको फॉर्मूले लाइन वाइज आपको बताते जाऊंगा और उनकी थोड़ी बेसिक थ्योरी आपको बताते जाऊंगा वेक्टर की. ठीक है. यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है. मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना. वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा. यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज 1 और डायरेक्शन भी होगा उसका कुछ ना कुछ. तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको, दिल्ली टू महाराष्ट्र मुझे जाना है ना. महाराष्ट्र मुझे जाना है, दिल्ली टू महाराष्ट्र मुझे जाना है. तो ये जो है दिल्ली टू महाराष्ट्र का मैं क्या करूंगा, ट्रेवल करूंगा जो भी डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, अब के बीच का डिस्टेंस तो हमको गिवन नहीं है ना, तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 एज्यूम करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो हमको पता है ना, कि दिल्ली टू महाराष्ट्र हम जा रहे हैं, पर एक्चुअल में उसकी डिस्टेंस हमको नहीं पता है, तब उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर. तो बेसिकली यूनिट वेक्टर जो है वो आपको क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है. यूनिट वेक्टर इज ओनली फॉर डायरेक्शन. क्लियर बच्चों? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमको पता है वेक्टर. वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हमको क्या क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन. यही होता है वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए, है ना. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, किसी का भी वेक्टर का भी हम क्या करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका मॉड फाइंड आउट करते हैं, है ना. तो मॉड मतलब हियर मैग्नीट्यूड. एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम क्या शो करेंगे, एन कैप. यूनिट वेक्टर अभी मैंने बताया, इसका डायरेक्शन हमको जैसे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्शन जैसे पता है और उसका डिस्टेंस नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. और उसको हम क्या शो किससे शो करते हैं, एन कैप से. इसको हम पढ़ते हैं बच्चों कैप. क्या पढ़ते हैं, कैप. अब जैसे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बनाना है हमको, यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन तो फाइंड आउट करना है ना, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए. ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, यूनिट वेक्टर का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आई प्लस जे. अच्छा, उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर भी देखना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ये क्या होता है बच्चों, ऑर्थोगोनल मीन्स होता है परपेंडिकुलर. क्या होता है, परपेंडिकुलर. ठीक है, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डायरेक्शन ले लूंगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम एक यूनिट वेक्टर मतलब 1 यूनिट चला तो उसको हम क्या लिखेंगे, आई कैप. वाई एक्सिस में अगर 1 यूनिट चला तो जे कैप. एंड जेड एक्सिस में 1 यूनिट चला तो उसको क्या लिखते हैं, के कैप. तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप. आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में हमको क्या मिलता है, के कैप. ये 3 आपको ऑर्थोगोनल, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ये एक्स, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना. ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है मेरा थंब, और ये 4 फिंगर मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. क्लियर है बच्चों? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप एग्जांपल दिया हुआ, और इसका मुझे क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करना है ना. यूनिट वेक्टर तो है ही, ये 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन. तो इसका हमको डायरेक्शन कैसे मिलेगा, एन कैप का फॉर्मूला लगाएंगे. ये हम एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए. तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, और मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे,
इसके इस बगल में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 और इसके कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मॉड हम ऐसे निकालते ना, लास्ट लेक्चर में मैंने मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ए एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है वो 1 यूनिट चल रहा है, तो इसलिए 1। और वाई डायरेक्शन में कितना चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 1 स्क्वायर का 1 होता है, 1 स्क्वायर का 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू आई कैप बाय रूट 2 प्लस जे कैप बाय रूट 2। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? ठीक, तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट कर सकते हैं आप, नोट इट डाउन। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ। 3i कैप प्लस 4j कैप है ना इज इक्वल टू ए कैप। हमको क्या करना है, सबका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 5i कैप माइनस 3j कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके क्या है, प्रैक्टिस वर्क है, आप इसको सॉल्व करिए और इसके आंसर्स क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके चैंपियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल मैंने बता दिया। मान लो अगर इसका जे का जेड में भी होता है ना, मान लो यहाँ पे क्या होता प्लस के कैप भी होता, तो ये क्या हो जाता प्लस ए जेड स्क्वायर ऐड हो जाता, यहाँ पे प्लस 1 स्क्वायर आ जाता, मतलब ये क्या हो जाता रूट 3 हो जाता। तो आई कैप बाय रूट 3, आई कैप जे कैप बाय रूट 3 प्लस के कैप बाय रूट 3, ये हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अगर तीनों डायरेक्शन में अगर शो कर रहा है, 3D में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हम कैसे शो करेंगे, तीनों एक्सिस में होगा, तो इसलिए उसके लिए ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, इसका फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर का मैं बता चुका हूँ। इसी को ही बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, से ही रिलेटेड रहता है, सेम टू सेम रहता है। तो कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे हम तो कैसा होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर तो कैसा होता है, इसमें भी क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, 3 डायरेक्शंस होते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है ना, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, एक होगा ए एक्स और एक होगा ए वाई, है ना, और एक जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, क्या होगा, ए जेड। ठीक है, अभी हम 2 कंपोनेंट की बात करते हैं क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो 2 कंपोनेंट बताया था उसमें, है ना। जैसे कि यहाँ पे थीटा बना रहा है एंगल, तो ए एक्स इधर ए वाई उधर, तो क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए जब भी हमको फाइंड आउट करना रहता है तो क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। पर अगर वहां पे जेड डायरेक्शन भी होगा, है ना, जैसे कि मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप हो, तब वहां पे मॉड ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस जे ए जेड स्क्वायर, इसी को कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था जस्ट। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम ट्रायंगल लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल लॉ करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं क्या बताया, वेक्टर ए और ए एक्स और ए वाई 2 कंपोनेंट्स हो गए, तो उसका मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अब इसमें अगर हमको क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है कि मॉड ऑफ ए, वेक्टर ए का डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, ए वाई बाय ए एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, ए वाई बाय ए एक्स। अगर वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा और उसका डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, ए वाई बाय एक्स। tan अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लगा दिया हमने, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई और बेस क्या है हमारा ए एक्स, तो ए वाई बाय एक्स हो गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं। अब
ट्रायंगल लॉ में आपको डेरिवेशन बताना पड़ेगा मुझे, जो कि 11th क्लास के लिए काम आएगा आपको। इस सब में जनरल थ्योरी आपको बताते जा रहा हूँ, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको काम आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ, ये हमारा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर हैं, जैसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं, इनका हमको क्या करना है, ऐड करना है इनको। तो इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे कि ये ट्रायंगल लॉ बोलते हैं कि दोनों वेक्टर जो है वो क्या होने चाहिए, सेम उसमें होना चाहिए, सेम रूट में होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक, सेम रूट में होना चाहिए या सेम फॉर्म में होना चाहिए बोल सकते हैं, या फिर सेम ऑर्डर में होना चाहिए बोल सकते हैं। देखो अगर ए इधर जा रहा है तो बी भी क्या हो जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ये सेम ऑर्डर में हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होना चाहिए, दोनों का अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। मतलब अगर रिजल्टेंट आप क्या करोगे, ऐसे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ऑपोजिट इन ऑर्डर है ना, ऑपोजिट इन ऑर्डर होगा। तो ऑपोजिट इन ऑर्डर मतलब ये ऐसा होगा, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर। समझ में आया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और उनका हमको क्या करना है, एडिशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। हमने सेम ऑर्डर में अरेंज किया, पहले ए देन उसी ऑर्डर में क्या जा रहा है, बी भी जा रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ मिलता है हमको, अपोजिट ऑर्डर में मिलता है। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही होता है, एडिशन कर रहे हैं ना। अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस। अरे ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला है सर। हाँ, ये ट्रायंगल हमने किस में पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ में भी यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो जल्दी से बताओ बच्चों, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने उसमें, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, यही था। और अगर हमको बीटा फाइंड आउट करना, अब इसमें तो बीटा है नहीं तो इसलिए इतना इनफ है। ठीक है, चलो इसको हम डिराइव करते हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सेम ऑर्डर में हमको क्या करना है, दो वेक्टर को अरेंज करना है। ये वेक्टर ए हमारा, ये वेक्टर ए, और ये हमारा वेक्टर बी, और उसके ऑपोजिट ऑर्डर में हमारा क्या रहेगा, वेक्टर आर रहेगा, जो कि उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, दोनों का एडिशन है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा इधर आगे, और इसको एक्सटेंड करूंगा इधर परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं OMNP है ना, लेबलिंग कर दी हमने। लेबलिंग करने के बाद क्या होगा, ये हमारा है 90 डिग्री, और ये है, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है ना, ये कितना है, थीटा, सॉरी ये वाला नहीं, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा होगा है ना। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कब फाइंड आउट करते हैं, या तो उनका क्या होना चाहिए, टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, हेड टू हेड कनेक्शन होना चाहिए। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये तो हेड और टेल कनेक्टेड है ना, हेड और टेल कनेक्टेड है। तो अब इसका एंगल भी फाइंड आउट करेंगे, इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे हम। इसको मैंने क्या किया, इधर एक्सटेंड किया, और इसको, ठीक है, इसको मैंने इधर एक्सटेंड किया। तो ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया, और बी का ये टेल हो गया, ये हमारा वेक्टर ए है। इसको मैं आगे क्या कर दिया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। तो ये जो इसका टेल आ गया, इसका टेल आ गया, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल होगा। समझ में आया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैंने बता चुका आपको लास्ट लेक्चर में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। टेल से टेल मिलना चाहिए, ताल से ताल मिला, सॉन्ग बताया था है ना, टेल से टेल मिलना चाहिए या हेड से हेड मिलना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी टेल से टेल या हेड से मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो कैसे मिलाएंगे उसको, वेक्टर ए को आप क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो आगे,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा, बी का भी यही टेल हो गया, टेल से टेल मिल गया। अब ये जो एंगल होंगे इन दोनों के बीच का वही एंगल कहलाएगा थीटा। ठीक है, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि आर का एंगल कितना होता है, मतलब tan अल्फा हम लिखते हैं हमें, तो आर और आर का ए से एंगल कितना होता है, अल्फा होता है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा, पैरेलल लॉ का अगर डेरिवेशन याद होगा तो उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, तो सेम मेथड इसमें भी करना है, ओ एन पी यूज करना है, इन ट्राइंगल ओ एन पी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी, अब मैंने क्या किया है, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता चुका है ना, बताया है आपको लास्ट लेक्चर में, तो डायरेक्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बी। इसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं बच्चों, जिस साइड से वो क्या करता है, एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, वो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, बी साइन थीटा, है ना, तो इसके पैरेलल ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। तो इसका मतलब आपको ओपी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी कॉस थीटा, एंड एनपी इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी साइन थीटा। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इन, यहाँ पे और करके लिख देता हूँ एक और अल्टरनेटिव मेथड, कि इन ट्राइंगल ओ एन पी में क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला लगा, cos थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, तो क्या हो जाएगा, ओ एन की वैल्यू कितनी है, बी, तो पी बाय बी, तो पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी कॉस थीटा, है ना। अब इन ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के लिए मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन थीटा मतलब इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा, एन पी इज इक्वल टू बी साइन थीटा मिल जाएगा, सेम मिला। तो आप रिजोल्यूशन मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आपका आंसर वही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा इन ट्राइंगल, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, इन ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एम एन पी, है ना, इन ट्राइंगल एम एन पी हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम एन स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एन पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है हमारा, एम पी स्क्वायर, एम एन स्क्वायर मतलब क्या है, आर स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद एनपी, एनपी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर, एमपी की वैल्यू कितनी है, एमओ, एमओ प्लस ओपी होगा एमपी, तो एमओ की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एमपी की ओपी की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अब, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम डेरिवेशन है बच्चों, पैरेलल लॉ में भी हमने यही किया था, पर मेथड थोड़ा सा रॉन्ग अलग है ना, स्टेप्स अलग, स्टेप्स सेम है, मेथड थोड़ा सा अलग है कि इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें पैरेलल हम बनाते हैं, इसमें हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए को एक्सटेंड करना पड़ता है, तभी हमको एंगल मिलता है थीटा, और उसमें हम क्या करते हैं, पैरेलल वाला रूल लगा लेते हैं, तो हमको एंगल थीटा मिल जाता है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा। अब बी स्क्वायर इसमें से उसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। फाइनली आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो तो इधर मिल जाएगा आर, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमको क्या करना है, डायरेक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर क्या है, इन एमएमपी सेम ट्राइंगल लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, है ना, और बेस क्या है, बेस हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया tan अल्फा का। क्लियर है बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। 11th क्लास में आपको डेरिवेशन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जल्दी से नोट करो। ओके, तो ये ट्राइंगल हमारा खत्म होता है बच्चों। फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, r is equal to root over a square plus b square plus 2ab cos theta and tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ये फॉर्मूला होता है। अब कोसाइन लॉ होता है बच्चों, कोसाइन लॉ, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, तो आपको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। cos अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा कोसाइन लॉ कैसे अप्लाई होता है कि ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है ना, सेम ऑर्डर में, और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, ऑपोजिट ऑर्डर में होता है ये, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर में होता है। पर अब हम देखें इसको, अब अगर हम इसको देखें तो हमको क्या मिलता है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर मिलता है ना। तो अब मैं क्या करूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। तो माइनस ऑफ वेक्टर आर मतलब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब ये डायरेक्शन नहीं होगा, आपकी कौन सा डायरेक्शन होगा, इस साइड होगा, तो सेम ऑर्डर में आ जाएगा क्योंकि माइनस आर आ रहा है। तो माइनस आर को हम क्या लिख लेते हैं, वेक्टर सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो इसके लिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा, अच्छा एंगल जो रहता है वो क्या कैसा होता है, ए के अपोजिट वाला अल्फा, बी के अपोजिट वाला बीटा और सी के अपोजिट वाला गामा। सी के अपोजिट जो एंगल रहेगा वो गामा रहेगा, ए के अपोजिट रहेगा जो अल्फा रहेगा, बी के अपोजिट रहेगा वो बीटा रहेगा। अब हमको कॉस अल्फा का फॉर्मूला जैसे हमको बनाना है, तो इसको ध्यान से समझो बच्चों, एकदम एक बार में आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा का हमको क्या चाहिए, वो चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा का अपोजिट कौन है, ए, तो ए को अभी हम भूल जाते हैं, हम क्या ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ये हमको क्या मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है। अब देखो कॉस अल्फा के अपोजिट कौन है, साइड ए है, तो साइड ए को मैं माइनस में लिखूंगा, बाकी दोनों को स्क्वायर करके पॉजिटिव प्लस कर दूंगा और अपॉन में बाकी दोनों साइड रहेगी, BC रहेगी 2 के साथ। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब कॉस बीटा का फॉर्मूला आप बताएंगे कैसे बनेगा, बीटा का अपोजिट कौन सी साइड है, बीटा के अपोजिट है बी साइड, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, बाकी कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ac। बन गया फॉर्मूला, बहुत इजी था। वैसे ही कॉस गामा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस गामा का फॉर्मूला, गामा के अपोजिट कौन है, गामा के अपोजिट है सी, तो उसको मैं क्या करूंगा, सी स्क्वायर लिखूंगा माइनस में, है ना। बाकी कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये हमको क्या मिल गए, 3 फॉर्मूले मिल गए, किसके, कोसाइन लॉ के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कोसाइन लॉ का फॉर्मूला मिल गया। अब तक हमने क्या देखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा कि दो वेक्टर का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, जैसे कि एक स्केलर है, उसका मल्टीप्लाई करूं मैं किससे, वेक्टर से, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करूं, 3
ए कैप जैसे हमको गिवन है कितना, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो हमको वेक्टर ए गिवन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 ए कैप, तो यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे बच्चों स्केलर है और वेक्टर है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 3 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये तो पता होगा कि हम क्या करते हैं, ब्रैकेट जब ओपन कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, तो 3 आई कैप क्या हो जाएगा माइनस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये किसका आंसर है, 3 ए कैप वेक्टर ए का आंसर है। समझ में आया, स्केलर इनटू वेक्टर बहुत इजी बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, स्केलर इनटू वेक्टर। अब अगर मान लो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्केलर को स्केलर के साथ, तो बेटा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों, है ना, जैसे कि 3 इंटू 2 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 2 3 जा 6, 2 इंटू 4 8, आगे आंसर 2 4 जा 8, तो ये सब स्केलर इंटू स्केलर है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। वेक्टर इंटू वेक्टर देखते हैं, तो जब भी वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो एक स्केलर आता है, और वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं दूसरा क्या आता है, वेक्टर आता है, ठीक है। एक बार हम वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट आता है, और दूसरा क्या आता है, वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसीलिए जब हमको क्या करना पड़ता है, तो हम सेकंड पहले देखते हैं कि वेक्टर इंटू जब वेक्टर करेंगे तब हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट कैसा चाहिए, स्केलर चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। बट वेक्टर इंटू वेक्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट, तभी हमको क्या मिलेगा, स्केलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो आप डॉट प्रोडक्ट बोल लो या स्केलर प्रोडक्ट बोल लो, बोथ आर सेम थिंग। समझ में आया बच्चों। वैसे ही हमको वेक्टर इंटू वेक्टर करते हैं तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कैसा चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर इंटू वेक्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेक्टर और वेक्टर में क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। स्केलर प्रोडक्ट बोलो या डॉट प्रोडक्ट बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो दोनों को हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसे है और इसका फॉर्मूला क्या है। यहां तक हमने नोट कर लिया। चलो सेकंड मैंने क्या बताया कि v डॉट v वेक्टर डॉट वेक्टर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है फॉर्मूला क्या होता है इसका, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। व्हाट इज मॉड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a, व्हाट इज मॉड ऑफ b, मैग्नीट्यूड ऑफ b, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन a एंड b। वेक्टर a एंड b का जो एंगल होगा वो दैट इज थीटा। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हो वो तो मैंने बताया है, ताल से ताल मिला या हेड से हेड मिला, है ना बच्चों। ये गाना तो आपको एकदम याद हो गया होगा अब। ठीक, तो a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b cos थीटा। ठीक, अब इसका मैं क्या करूंगा, ऑर्थोगोनल में एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि एक वेक्टर a है, वेक्टर a है, उसके लिए आपको मेरे को कार्टेशियन फॉर्म बताना पड़ेगा पहले। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म बता देते हैं। ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स या कार्टेशियन फॉर्म पहले देख लेते हैं। बता चुका हूं पहले क्या होता है, एक्स एक्सिस में कौन सा कैप होता है,
3 कैप होते हैं, याद रखना, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, अब हमको इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको क्या करना है, आई डॉट जे निकालना है, आई डॉट जे। तो आई डॉट जे का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस थीटा। आई और जे के बीच में एंगल, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, अच्छा मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी होगी 1, मॉड ऑफ जे की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए 1 इंटू 1 इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं क्या करूं, आई का डॉट प्रोडक्ट निकालूं जे के साथ, तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। वैसे ही आप क्या करो, जे डॉट के निकाल के देख लो, 0 मिलेगा, दैट इज योर वर्क, आप निकालना। सिंपल है ना बच्चों, जे और के बीच में भी 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ऑल 0। वैसे ही आप क्या करो, के कैप डॉट आई कैप निकालो, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, सेम के साथ, उसी के साथ निकालते हैं, मतलब आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप ये निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई कैप मॉड ऑफ आई कैप कॉस, अब थीटा की वैल्यू देखो, आई भी उसी में, आई ये आई है और ये भी आई है ना, दोनों के बीच का एंगल तो 0 है ना, तो cos 0 डिग्री, मॉड ऑफ आई कैप की वैल्यू 1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 1। मतलब सेम के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम उसी वेक्टर को उसी के साथ हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को उसी के साथ हम अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, और किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं अगर उनके बीच एंगल 90 डिग्री है तो हमको कितना मिलता है 0। समझ में आया। तो ऐसे जे डॉट जे कैप इक्वल टू कितना मिलेगा 1, के डॉट के कैप कितना मिलेगा 1। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। अब जैसे इसमें हमको क्या करना है, डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब ए डॉट बी, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं एग्जांपल कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब होगी, मुझे 0 चाहिए, कब होगी, तो बता सकता है कब होगी ए डॉट बी की वैल्यू, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। मतलब ए और बी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, मतलब ए और बी एक दूसरे क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सेकेंड केस, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 1 कब होगी, कब होगी 1, कब होती है 1, जब हमको cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी, अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो, है ना, ए और बी क्या है यूनिट वेक्टर्स है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब वेक्टर ए पैरेलल होगा किसके, वेक्टर बी के, तब हमको क्या मिलेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, तब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने लाइटली आपको बता दिया कि जब पैरेलल होगा तब उसका क्या होगा, अगर वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी 1, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1, और अगर परपेंडिकुलर होगी तो उनकी वैल्यू होगी 0 इफ दे आर यूनिट वेक्टर्स। कंडीशन अप्लाई है ना बच्चों, सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ये। क्लियर है, वो क्लियर हो गया। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला भी मिल गया, यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपने नोट कर लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो वेक्टर ए की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना, और वेक्टर बी की वैल्यू है i कैप माइनस 3j कैप
प्लस 5k कैप, ये हो गया, ये वेक्टर बी की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, इनका सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना, डॉट i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। आप लोग क्या करते हैं बच्चों, अब इसका जो मेथड है, मैथ्स का जो मेथड है, रूल है क्या है कि एक टर्म से हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं। तो करके देखो, 2 1 जा 2, i कैप इंटू 1 मिला हमको, है ना, i कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 0। प्लस 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 2 5 जा 10, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। तो अदर वालों के साथ आप क्या करोगे, तो वो 0 आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, 0 आ रहा है, पूरा करूं कि समझ में आ गया, कर देता हूं। 3 इंटू 0 हो गया, ये माइनस 9 इंटू 1 हो गया, ये प्लस 15 इंटू 0 हो गया, देन माइनस 4 इंटू 0 हो गया, देन प्लस 4 इंटू 3 मतलब 12 जा 4 3 जा 12 इंटू 0 हो गया, और ये माइनस 4 5 जा 20 इंटू 1 मिल गया। तो 0 वाले टाइम में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस 20, तो आपको कितना मिलेगा, माइनस 27 आंसर आएगा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 27। तो इसको हम क्या करें, अब इतना लंबा करने की बजाय हम क्या करें इसका, हाँ, इसका हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्योंकि सेम एक्सिस वाले ही उनकी वैल्यू क्या हो रही है, 1 आ रही है ना, बाकी अदर ऑपोजिट एक्सिस वालों की वैल्यू तो 0 हो जा रही है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ, ए एक्स इंटू बी एक्स मतलब 2 1 जा 2, ठीक, बी एक्स ए वाई इंटू बी वाई माइनस 9 एंड प्लस माइनस माइनस ए जेड इंटू बी जेड 4 5 जा 20। अगेन आपको आंसर कितना मिला, माइनस 27। तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, आपके स्टेप्स थोड़े से कम हो गए। क्लियर हो रहा है बच्चों, ओके। हाँ, तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम अगर डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी का हमारा कितना आया, माइनस 27। मॉड ऑफ वेक्टर ए हम फाइंड आउट करेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका आ गया 1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 मिनट, 1 स्क्वायर है इसका, और इसका 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है ना, कितना है 5 स्क्वायर, और उसके बाद इधर 2 स्क्वायर, वेट यहाँ पे 5 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 स्क्वायर है, उसके बाद ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक, माइनस 27 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 16 9 25, ये हो जाएगा 26 रूट 26, और इधर कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 25 एंड 9 34 34 और 4 कितना हो जाएगा 34 और 4 34 एंड 4 सॉरी ये 2 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा आपका 29, ये हो जाएगा 5 5 25 25 और 9 कितना होता है 34 और प्लस 1 35। तो ये आपका cos थीटा का आ गया आंसर। तो आप थीटा का cos इनवर्स ऐसे करके आप क्या कर लोगे, इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते ना, तो जिनका हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते हम उसको ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है, ओके चैंपियंस। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्लियर करवाता हूँ। लेट्स स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट।
हमको ये समझ में आ गया कि जब भी हमको क्या करना रहता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना रहता है और हमको क्या चाहिए रहता है, स्केलर प्रोडक्ट चाहिए रहता है, तो हम उसके बीच में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और अगर हमको अगर क्या चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये कि पता है कि ये क्या है, वेक्टर आ रहा है, आंसर भी हमारा, है ना। उसमें तो हमारा स्केलर आता था, तो स्केलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्केलर के सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पर वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर आंसर आ रहा है तो मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, साथ में डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन होगा तो इसलिए हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर इज फॉर ओनली फॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हम एन कैप से लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, है ना। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, अगेन एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप, है ना। यही हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई डॉट आई आई क्रॉस आई करके देखते हैं, है ना। आई डॉट आई का आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। और अब देखते हैं आई क्रॉस आई का आंसर कितना आता है, क्या 1 आएगा क्या, लेट्स सी। मॉड ऑफ आई कैप साइन आई और आई के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री इंटू एन कैप, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि वेक्टर होगा। 0 भी एक क्या होता है, वेक्टर होता है ना। क्यों आएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 0 और इंटू एन कैप दैट इज 0 वेक्टर। समझ में आया। डायरेक्शन कौन सा होगा, ये एन कैप बता रहा है, आई ए कैप इंटू क्रॉस आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा, आई और आई दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में होगा। सिंपल है। वैसे आपका जे कैप का आंसर कितना आएगा, 0 वेक्टर आएगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, वाई डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, इसलिए 0 वेक्टर बोल रहे हैं हम, ठीक। वैसे के कैप क्रॉस के कैप का आंसर भी क्या आएगा, 0 वेक्टर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आई क्रॉस अगर जे करते हैं, ठीक है, आई क्रॉस अगर जे करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, वेक्टर प्रोडक्ट आता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, तो अभी हमने देखा कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, एक मैं आपके लिए प्लेन ड्रॉ करता हूं, इसमें दो वेक्टर ले लेता हूं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक। अब इसका मुझे डायरेक्शन बताना है कि क्या आएगा, है ना, डायरेक्शन एन कैप की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, है ना। राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या होता है कि हम राइट हैंड यूज करेंगे और थंब यूज करेंगे। तो जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी है। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का हमने फॉर्मूला देखा, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे ए टू बी की तरफ। ये हमारा ए, ये बी है, ए टू बी की तरफ हमने कर्ल किया, थंब कहाँ आया, ऊपर, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो होगा ये कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। मान लो बी क्रॉस ए करते हैं, क्या करते हैं, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का फॉर्मूला मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा, फॉर्मूला तो वही होगा, है ना, ठीक। तो अब क्या करूंगा मैं, ये मेरा बी, ये मेरा ए, अब मुझे क्या करना है, बी टू ए आना है, तो बी टू ए कर्ल किया हमने, तो थंब किधर आया, डाउनवर्ड, तो इसमें जो एन कैप आएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। बहुत सारी बुक में आपने देखा होगा, स्क्रू रूल दिया होगा, स्क्रू रूल या टैप रूल हम बोलते हैं उसको। जब भी हम क्या करते हैं, हमको ए टू बी की तरफ जाना है, तो हम नल को क्या करेंगे, खोलेंगे, तो ऊपर होता है नल, है ना, टैप जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऊपर साइड आता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन। अब बी टू ए जाना है, तो नल को बंद करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया,
ऐसे हम कर्व घुमाएंगे A to B तो अपवर्ड डायरेक्शन, B to A डाउनवर्ड डायरेक्शन, B to A हम टैप घुमाते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, A to B हम टैप घुमाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों, दोनों ही रूल क्लियर है। आपकी मर्जी आपको कौन सा अप्लाई करना है, पर आपको बुक में टैप रूल दिया हुआ है तो हम राइट एंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हाँ ये डायरेक्शन हमको पता चल गया, तो वैसे ही हमको देखो यहाँ पे जीरो वेक्टर आई क्रॉस आई का डायरेक्शन मिल गया एक्स एक्सिस, के क्रॉस के का जेड एक्सिस, एंड जे क्रॉस जे का वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आती है। आई क्रॉस जे तो ये हो जाएगा साइन 90 एन कैप, है ना, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया 1 into 1 साइन 90 की वैल्यू 1, है ना, एन कैप, तो ये हो जाएगा 1 into एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन हम किस तरफ जा रहे हैं, आई टू जी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आई क्रॉस जे का के कैप आ गया। क्लियर है। वैसे ही जे क्रॉस आई निकालो, तो जे क्रॉस आई निकालेंगे हम साइन 90 अगेन एन कैप, है ना, 1 into 1 into 1 into एन कैप। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, जे टू आई आ रहा हूं मैं, जे टू आई आ रहा हूं, तो थंब हमारा किधर जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन। इनवर्ट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप। समझ में आया। वैसे ही आप क्या करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो आपका आएगा आई कैप, और के क्रॉस जे करोगे तो आपका आएगा माइनस आई कैप। ठीक, वैसे ही आप क्या करोगे, के क्रॉस आई करोगे तो आपका आएगा जे कैप, और आई क्रॉस के करोगे तो आपका आएगा माइनस जे कैप। क्या सर, किसी में माइनस आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, डोंट वरी, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, है ना। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उससे आपको याद रखना। आप क्या करना, आई कैप है ना, जे कैप और ये के कैप। ठीक, थोड़ा और बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे, आई कैप, जे कैप और के कैप। वैसे ही आप क्या करो, दो सर्कुलर वे में इनको अरेंज कर लो। ठीक, अब अगर आप क्या करते हो, आई टू जे जाते हो, आई टू जे जाते हो तो क्या बच गया, के कैप बच गया, तो यहाँ पे आएगा के कैप। ठीक है, जे टू के जाते हो तो क्या बच गया, आई बच गया, तो आई कैप। के टू आई जाते हो तो क्या बच गया, जे कैप। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन। हम अगर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखा ना हमने, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी है, के कैप, तो पॉजिटिव आएगी के कैप। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, आई क्रॉस के जाते हैं तो क्या बच गया, जे बच गया, जो कि हम माइनस में लिखेंगे। के क्रॉस जे जाएंगे तो माइनस माइनस आई कैप, है ना, और जे क्रॉस आई जाएंगे तो माइनस के कैप। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम क्या होता है, नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस जनरली याद रखो कि इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। आप जब भी एग्जाम में बैठो सबसे पहले रफ जो वर्क हमारा पेज रहता है, रफ पेज रहता है, उसमें आप क्या कर लो, ड्रॉ कर लो, ताकि आपको ईजी हो जाए। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। होप आपको सब चीज क्लियर हो गया होगा। कार्टेशियन फॉर्म भी हमने देख लिया। क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल एक, वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप क्या करोगे, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे सॉल्व करोगे, i को पहले उससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर j का तीनों से मल्टीप्लाई करके k का, ऐसे करना ही नहीं है बच्चों, ये बहुत लेंथी मेथड है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको इसका, ठीक है, जो कि बुक्स में भी गिवन है आपको। एक आप डिटर्मिनेंट ड्रा करोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप बनाओगे। इसमें फिर ए और ये बी,
आई की वैल्यू इसमें कितनी है 1, इसमें 1, इसमें -1 है ना, 1 1 -1, और बी में कितनी है 2 3 -2। ठीक, अब हम क्या करना है, जब सबसे पहले हम क्या करते हैं आई कैप के लिए निकालते हैं, तो आई कैप वाला ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाता है। ठीक है, बच जाता है ये, इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, 1 इंटू -2 दैट इज -2 माइनस 3 इंटू -1 दैट इज -3। ठीक, देन नेक्स्ट जे कैप का हम सॉल्व करेंगे। जे कैप का सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा। तो जे कैप में क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों, यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चे कि हम क्या कर रहे हैं, आई कैप ले रहे हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जे कैप में भी हम गलती से ये कर देते हैं, पर वैसे नहीं करना है। जब अगर आप प्लस जे कैप लोगे तो आपको ऐसे ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 इंटू 2 दैट इज -2 माइनस -2 इंटू 1 -2। और अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको क्या कर लो, माइनस जे कैप लिख दो, देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो -2 -2, आंसर वही आएगा बच्चों। बस ये याद रखना कि अगर सेम सीक्वेंस में अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो माइनस जे कैप लिखना है, ऑपोजिट अगर हमको प्लस जे लिखना है तो ऑपोजिट सीक्वेंस में करना है। ठीक है, के के लिए ऐसा कुछ नहीं है, के के लिए आपको इसी सीक्वेंस में कर सकते हो। ये कॉलम और ये रो गया तो बच गया क्या, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2। इसका फाइनल आंसर देखते हैं, -2 + 3 दैट इज आई कैप। इसका देखो -2 -2 ये हो जाएगा 0, मतलब 0 जे कैप, -0 लिखो या +0 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, है ना। 3 -2 1 के कैप, तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों, होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, मैंने कार्टेशियन या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में बता दिया आपको, सब चीजें क्लियर कर दी। अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ आपको जनरल फॉर्मूले बता देता हूं जो आपके काम आएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि A क्रॉस A डॉट बी क्या B डॉट A के इक्वल होता है, तो आप बोलोगे यस, है ना, आप तो ये बोलोगे यस, हाँ यस होता है। A डॉट बी करेंगे तो cos थीटा और B डॉट A करेंगे तो cos थीटा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि 2 × 3 = क्या होता है, 3 × 2, 2 3 जा करो या 3 2 जा करो, बोथ आर सेम थिंग, ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या A क्रॉस B = B क्रॉस A, तो आप इसको भी यस लिख देंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका होता है आंसर नो, ये दोनों इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका आप लिखोगे A B sin थीटा n कैप, और इसका आप लिखोगे B A sin थीटा n कैप। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम आएगा बच्चों, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैंने अभी बताया था A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड, और B क्रॉस A का डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, बट अगर हम ऐसे ले ले A क्रॉस B = -B क्रॉस A ले ले, देन ये करेक्ट होगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, ओके। मैंने कोसाइन लॉ का फॉर्मूला बताया आपको, वैसे ही एक साइन लॉ का फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसमें भी एक ट्रायंगल फॉर्म होता है ऐसे, जिसमें ये A B C, A के ऑपोजिट एंगल अल्फा, B के ऑपोजिट बीटा और C के ऑपोजिट गामा। तो इसके लिए साइन लॉ का फॉर्मूला होता है, साइन लॉ बोलता है, क्या बोलता है साइन लॉ, कि A/sin अल्फा, जो साइड होगा उसी के ऑपोजिट वाला एंगल, B/sin बीटा एंड C/sin गामा, ये फॉर्मूला होता है साइन लॉ। ठीक है, इसको आप लेमिस थ्योरम भी बोल सकते हो, लेमिस थ्योरम वाले क्वेश्चन में हम इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। और एक और आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = होता है 1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो
होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है ना बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये सारी मैंने वेक्टर्स की थ्योरी आपको क्लियर कर दी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं और 11 क्लास में जनरल क्वेश्चन जो आपके आते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, देन हम स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई करेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।